नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आरजेडी के सभी चुने हुए विधायक सामूहिक इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं? बिहार को लेकर भारत की राजनीति में ही कानाफूसी तेज है। अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के इतिहास में पहली बार होगा। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने भी विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान शपथ का बहिष्कार किया था। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी के विधायकों ने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाते हुए 7 दिसंबर 2024 को विशेष सत्र के पहले दिन शपथ लेने से इनकार कर दिया था। सभी विधायक सदन से बाहर निकल आए थे और ईवीएम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था, लेकिन अगले ही दिन सभी विपक्षी विधायकों ने शपथ ले भी ली थी। ऐसे में अगर आरजेडी के 25 विधायक शपथ लेने से इनकार कर देते हैं तो कांग्रेस समेत महागठबंधन के दूसरे 10 विधायकों पर भी इसका दबाव बन जाएगा। और अगर विधानसभा में विपक्ष की कुर्सियां खाली रह गईं तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की पोल खुल जाएगी। चलिए जरा इसके मानी को समझते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। यह हार महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है। विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। आरजेडी ने कहा उत्थान और पतन स्वाभाविक है, लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल ने तो कई बार कहा कि यह विशुद्ध तौर पर चुनाव आयोग की बेईमानियों की जीत है। जयराम रमेश ने कहा बड़े पैमाने पर चुनावी हेराफेरी हुई। प्रियंका गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, एसएस संधू और विवेक जोशी का नाम लेकर उन्हें लोकतंत्र को नष्ट करने वाला बताया और कहा कि यह सरकार अवैध है। बिल्कुल यही बात वीआईपी के मुकेश सहनी ने कही। तो सवाल है कि क्या महागठबंधन इस चुनाव नतीजे को खारिज करने जा रहा है या उसे खारिज कर चुका है? देखिए, लगभग पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि एनडीए ने बेईमानी से चुनाव जीता है। यह बेईमानी यहां तक गई कि वोटिंग के बाद 3 लाख वोटरों की संख्या बढ़ा दी और जब चोरी पकड़ी गई तो एक चालू सा बयान दे दिया कि हां, एसआईआर के बाद 3 लाख वोट बढ़ गए थे। क्या बड़ी बात हो। बिहार के नतीजों को बिहार की विपक्षी पार्टियां ही नहीं, बंगाल से लेकर कश्मीर और केरल, कर्नाटक तक में बीजेपी के खिलाफ खड़ी पार्टियां अविश्वसनीय और अस्वीकार्य बता रही हैं। यहां से सवाल खड़ा होता है कि क्या बिहार चुनाव के नतीजों के इर्द गिर्द भारतीय लोकतंत्र में चुनावी विश्वसनीयता और अस्मिता को लेकर कोई ज्वालामुखी फटने वाला है? इस सवाल का जवाब राजनीतिक पार्टियां ही दे सकती हैं, लेकिन यह बात सच है कि एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक भूचाल बिहार के गर्भ में पल रहा है और बीजेपी से लेकर चुनाव आयोग तक को यह बात पता है कि जिस दिन यह भूचाल सतह पर आया वो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% रहा है। 100% भी हो सकता था और इस पर भी हैरानी नहीं होती। हम क्यों कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के नतीजों में भूडोल के बीज छिपे हैं? अगर दुनिया का इतिहास देखें तो तमाम तानाशाहों ने लोकप्रियता का यही विराट पैमाना जनता के सामने रखा, जिसे मीडिया ने जोर शोर से उछाला। उत्तर कोरिया में किम जोंग 99% वोट के साथ सत्ता में है। उसकी पार्टी का नाम वर्कर्स पार्टी है और वो दावा करता है कि उसने बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीता है। इराक में सद्दाम हुसैन 90% से ज्यादा वोट पाने का दावा करता रहा और 24 साल तक सत्ता में रहा। लटकाए जाने से पहले उसने 100% वोट हासिल करने का दावा किया था। तुर्कमेनिस्तान में 97% पोलिंग का दावा किया गया और इसमें से 73% वोट बेर्दी मोहम्मदोव को हासिल हुए। एक और राष्ट्रपति बशर अल असद भी 90% से ज्यादा वोट हासिल करके 24 साल तक सीरिया की सत्ता पर काबिज रहा। पिछले साल वो रूस भाग गया। तो विश्व इतिहास इशारा करता है कि 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट या वोट शेयर या मतदान का मतलब होता है सत्ता निरंकुश हो चुकी है। और इसके बाद दुनिया में क्या हुआ है कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब बिहार के चुनाव नतीजे को आरजेडी जैसी पार्टियां आधिकारिक तौर पर खारिज करने लगती हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी चुनाव आयोग की बेईमानी बताने लगती हैं, तो इससे उठने वाले सवाल और उन सवालों से निकलने वाले संदेश बहुत बड़े हो जाते हैं। विपक्ष साफ कह रहा है कि ये लोकतंत्र की नहीं, चुनाव आयोग की जीत है।
नाम लेकर कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की जीत है, उन्हें बधाई। यह कोई चुनाव में हार के बाद निकली लाचारी की भाषा नहीं है साहब। यह सीधा सधा हुआ और साहसिक आरोप है जो इससे पहले इतने कठोर तरीके से कभी सामने नहीं आया। और सीधे तरीके से कहें तो यह संदिग्ध हो चली चुनाव आयोग की प्रक्रिया की रीढ़ पर प्रहार है। आरजेडी के भीतर से जो आवाजें आ रही हैं, अगर तेजस्वी यादव उस पर आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा पाए तो यह भारत में चुनावी विश्वसनीयता को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। क्योंकि यह लड़ाई सीटों की है ही नहीं, यह लड़ाई सिस्टम की है। पहली बार विपक्ष खुलेआम कह रहा है कि यह चुनाव था ही नहीं, यह तो जनादेश की संस्थागत लूट है। चुनाव को विश्वसनीय बनाने की पूरी प्रक्रिया को ही तहस नहस कर डाला गया है। एनडीए को 243 में से मिली 202 सीटें कोई चमत्कार नहीं, लोकतंत्र पर किया गया अत्याचार है। अगर आरजेडी के विधायक चुनाव आयोग की कारस्तानियों पर अडिग रहते हैं और शपथ लेने से इनकार कर देते हैं तो यह वोट चोरी के खिलाफ पहला वैधानिक लोकतांत्रिक राजनीतिक विद्रोह होगा। चुनाव आयोग की जवाबदेही पर उठा एक ऐसा सवाल जो नरेंद्र मोदी की अराजकताओं को उधेड़ कर रख देगा। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे? वैसे भी खोने के लिए उनके पास कुछ खास है नहीं। याद रखिए, अगर वो हिम्मत जुटा पाए तो सुप्रीम कोर्ट की भी नींद टूटेगी, संसद में भी इस पर बहस होगी और सड़कें जनतंत्र के नारों से गूंज उठेगी। यह बात इसलिए बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि यह गूंज बिहार तक सीमित हरगिज नहीं रहेगी। 2029 तक जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन सब राज्यों में रंग और ढंग बदल जाएगा। आप शायद इस बात को पढ़ नहीं पा रहे हैं कि चुनाव जरूर खत्म हो गया है लेकिन राजनीति खत्म नहीं हुई है, वो तो अब शुरू हुई है। और इस राजनीति ने अगर अंजाम की ठान ली, जिद पकड़ ली तो मोदी सरकार को हिला कर रख देगी। अगर आरजेडी के विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया या शपथ लेने के बाद सामूहिक इस्तीफा दे दिया तो यह एक भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लोकतंत्र का ऐलान होगा, एक तरह की घोषणा कि हम जनता के चुने हुए लोक प्रहरी उस कमरे का हिस्सा नहीं होंगे जिन्हें यहां तक पहुंचाने के लिए जनादेश को ठेंगा दिखाया गया है। गौर कीजिए, कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, उप मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, कैबिनेट कब बनेगी, शपथ कब होगी। चर्चा सिर्फ इस बात की है कि विपक्ष इस नतीजे पर आगे का कौन सा रास्ता चुनता है। याद रखिए, बिहार आज भारत की राजनीति का ग्राउंड जीरो है। अगर वहां से खड़े होकर देखेंगे तो आपको मोदी की खिलखिलाहटों के ऊपर एक ऐसा भय नजर आएगा जिसमें वास्तविकताओं से नजरें चुराने का छुटभैयापन भरा हुआ है। यह छुटभैयापन किसी पद, मीडिया के यशोगान या तुरही नगाड़े के शोर से नहीं छिपता। सच यह है कि बादशाह बेनकाब हो गया है और सवाल केवल इतना है कि यह बात संविधान की शपथ लेने से पहले कितनों के दिलों में हूक पैदा करेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।